हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबके अपने ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज कटारिया इकोनॉमिक्स विषय की क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स विषय के काफ़ी बिंदु पढ़े हैं और आपके सिलेबस में ऐसा आज एक बिंदु हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं कहूँ जहां इकोनॉमिक्स सिलेबस कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, वहां अगर ये बिंदु है आपके सिलेबस में तो वहां इस बिंदु से बहुत अधिक प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा बिंदु है जो करंट से भी जुड़ा हुआ है, यानी समसामयिक बिंदु भी आप इसे कह सकते हैं, जिसका आज नाम क्या है, वो बिंदु हमारा है मानव विकास सूचकांक। यस, हम कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। और इसी बिंदु के साथ में आज एक हम नया पॉइंट और देखेंगे, वो हम कहें मानव विकास से ही जुड़ी हुई अवधारणा है, और दैट इज PQLI। हम कह सकते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है। ये दोनों बिंदु आज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों बिंदु एक दूसरे से कोरिलेट है, संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की जो एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और ये क्लास HDI को लेकर है, ह्यूमन विकास को लेकर है, मानव विकास को लेकर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है आज की क्लास हमारी। हम बात करते हैं मानव विकास की। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मानव विकास होता क्या है। सूचकांक पे बाद में जाएंगे, पहले मानव विकास के बारे में बात करेंगे। मैं स्पष्ट करते हैं मानव विकास को, यानी मानव विकास का अर्थ क्या होता है। मानव विकास, यस, ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, मानव विकास। इस मानव विकास का अर्थ क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे पहले। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास एक सतत अवधारणा होती है। हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम मनुष्य की जो क्षमता होती है, मनुष्य का चयन का जो विस्तार होता है, उसके बारे में जानते हैं। मानव विकास में किसका हम अध्ययन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम ये लिख सकते हैं कि मानव विकास एक सतत अवधारणा है। मानव विकास एक सतत अवधारणा है जिसमें मनुष्य, यस, मनुष्य या मानव लिख सकते हो आप इसे, के चयन का विस्तार होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव विकास हम ये कह सकते हैं कि समावेशी विकास से जुड़ी हुई अवधारणा है। एक समावेशी अवधारणा कह सकते हो, एक सतत अवधारणा कह सकते हो, जिसमें व्यक्तियों के चयन का विस्तार अर्थात मनुष्य की क्षमता विस्तार से अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य का अगर चयन का विस्तार होता है, थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने का। ये हम ये कह सकते हैं कि समावेशी अवधारणा है, सतत अवधारणा कह सकते हो। साथ में मैं ये लिख सकता हूं समावेशी विकास अवधारणा है, विकास अवधारणा। देखो, समावेशी विकास क्या होता है, पहले इसको जानिएगा। ये समावेशी का मतलब होता है कि मनुष्य का सर्वांगीण चारों तरफ से विकास, यानी शिक्षा के रूप में भी मनुष्य का विकास हो, स्वास्थ्य भी मनुष्य को अच्छा मिले, और भी मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, मनुष्य का जो विकल्प है वस्तु चुनने का, अगर उसका विस्तार होता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है। सिंपल से अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की क्षमताओं का अगर विस्तार होता है, मनुष्य के चयन का अगर विस्तार होता है, उसके विस्तार में अगर वृद्धि होती है, वस्तुएं चुनने की क्षमताओं में अगर वृद्धि होती है, तो ऐसी अवधारणा किस नाम से जानी जाएगी, मानव विकास के नाम से जानी जाएगी। यस, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जानी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मानव विकास की अवधारणा जो है, हम ये कह सकते हैं एक सतत अवधारणा है, एक समावेशी विकास अवधारणा है। ओके, अब हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। जैसा कि यहां दिया हुआ है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी की चर्चा हम करते हैं।
तो HDI की अगर हम फुल फॉर्म लेते हैं HDI, तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम अगर परिभाषा की बात करें कि ये सूचकांक क्या है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सूचकांक दिया किसने है। इस सूचकांक के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अर्थ देखना होता है मानव विकास का। तो मैंने कहा कि मानव विकास एक कैसी अवधारणा है, समावेशी विकास अवधारणा है, सतत विकास अवधारणा है, जिसमें किया जाता है मनुष्य के चयन का विस्तार होता है। मानव विकास में अगर मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार हो रहा है, मनुष्य की वस्तुएं चुनने का अगर विस्तार हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। अब मानव विकास को दर्शाने के लिए एक सूचकांक का प्रयोग किया जाता है और वो सूचकांक कहलाता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है थोड़ा देखिएगा। मानव विकास सूचकांक क्या है, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। HDI, ये सूचकांक किसने प्रारंभ किया, किसके द्वारा दिया गया, इस सूचकांक का आकलन कैसे करते हैं, इस सूचकांक के माध्यम से मानव विकास को कैसे दर्शाया जाता है, ये सारा अब हम सीखने वाले हैं। तो ये जो HDI है, जिसे हमने अंग्रेजी में कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम क्या है, UNDP। UNDP, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम क्या है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन है, यानी जारीकर्ता कौन है, यस हम कह सकते हैं UNDP। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिख सकते हैं हम इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई एक संस्था है जिसका नाम क्या है, UNDP। इस संस्था की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में, किसकी, UNDP की। और विश्व में अगर हम बात करें इस HDI की, मानव विकास सूचकांक की, तो जो जारी करती है HDI मानव विकास सूचकांक, वो संस्था कौन सी है, UNDP। अगर हम बात करें कि इस UNDP ने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक कब जारी किया, तो वो जारी किया गया था 1990 में, 1990 में। सर्वप्रथम सूचकांक, कौन सा सूचकांक, HDI, सर्वप्रथम सूचकांक 1990 में UNDP ने जारी किया, UNDP द्वारा जारी किया गया। यानी पहले सूचकांक की अगर हम बात करें जो UNDP ने जारी किया था, मानव विकास सूचकांक, वो कब जारी किया गया, हम कह सकते हैं 1990 में, 1990 में, जैसा कि आपको दिख रहा है 1990 में। यानी मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जारी कब किया गया, 1990 में। एक विशेष और बात सुनिएगा, यानी इस सूचकांक को सबसे पहले जारी करने वाले कौन थे, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस UNDP से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट, यानी इंपोर्टेंट इकोनॉमिस्ट, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहले अर्थशास्त्री हम यहां लिख सकते हैं UNDP से जुड़े 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया।
हम ये भी कह सकते हैं कि मानव विकास की अवधारणा देने वाले 3 अर्थशास्त्री थे। हम यहां लिख सकते हैं मानव विकास की अवधारणा देने वाले अर्थशास्त्री आप ये भी लिख सकते हैं अर्थशास्त्री। हम ये लिख सकते हैं कि मानव विकास की अवधारणा देने वाले 3 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, और ये तीनों अर्थशास्त्री किससे जुड़े हुए थे? ये तीनों अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे यूएनडीपी से। और यूएनडीपी के बारे में हमने जाना कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। और इस संस्था द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? यस, 1990 में जारी किया गया। इस सूचकांक के विकासकर्ता 3 अर्थशास्त्री हैं, और तीनों अर्थशास्त्रियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये मानव विकास की अवधारणा देने वाले अर्थशास्त्री हैं। वो कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो कॉन्सेप्ट बेस है। हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना होता है, बाद में करंट नॉलेज की बारी आती है। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया करें आप कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मानव विकास की जो अवधारणा है उसको देने वाले कौन कौन है। देखिए 3 अर्थशास्त्री हैं। पहले जो अर्थशास्त्री हैं तीनों में, वो कौन से हैं? महबूब उल हक, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, वेरी इंपोर्टेंट, हम ये कह सकते हैं महबूब उल हक। महबूब उल हक यानी 3 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में पहले जो अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, ये कहां से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी, ठीक है। दूसरे अर्थशास्त्री जो हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं। यस, अमर्त्य सेन। हम ये भी कह सकते हैं एके सेन। और ये अर्थशास्त्री कहां से है? हमने पहले ही कह दिया है कि ये भारत के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, भारत। और ये एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय, हम कह सकते हैं, अर्थशास्त्र में या वैश्विक अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है अमर्त्य सेन ने। इन्हें गरीबी के संबंध में या कल्याण अर्थशास्त्र के संबंध में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है अमर्त्य सेन को। तो भारत के महान अर्थशास्त्री हैं। ये दोनों मुख्य अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी, ठीक है। इनके साथ में एक अर्थशास्त्री और हैं जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा में योगदान किया है, और वो तीसरे अर्थशास्त्री हैं सिंगर हेन्स। बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं तीनों। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी है, और आज उस मानव विकास की अवधारणा को हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। और एक ऐसी संस्था यूएनडीपी है जो मानव विकास की अवधारणा को हम कहें लेकर हर वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करती है, ओके। तो ये 3 मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद में हमने देखा कि मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले, या ये कहें कि मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कब जारी किया गया? 1990 में जारी किया गया, ओके। तो 3 मुख्य अर्थशास्त्री हैं प्यारे विद्यार्थियों जो मानव विकास से जुड़े हुए हैं। महबूब उल हक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है पाकिस्तान के। उसके बाद की अगर बात करें तो अमर्त्य सेन जो है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, एके सेन, ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। और इसी के साथ में एक अर्थशास्त्री और है सिंगर हेन्स, जो भी किससे जुड़े हुए हैं? मानव विकास से जुड़े हुए हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इस मानव विकास की गणना कैसे की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास की गणना। मानव विकास की माप की बात करें या मानव विकास की गणना की बात करें, तो इस मानव विकास की गणना के लिए हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास की गणना के लिए 3 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम उन तीनों सूचकों को देखेंगे एक एक करते हुए कि मानव विकास की गणना के लिए
ये तीन सूचक कौन कौन से होते हैं, तो वन बाय वन हम एक एक को देखने वाले हैं, ठीक है। मानव विकास की गणना, मानव विकास की गणना, माप भी कह सकते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की गणना या मानव विकास की माप जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा कि मानव विकास की गणना के लिए, मानव विकास की माप के लिए हम तीन संकेतकों का प्रयोग करते हैं, तीन सूचकों का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं मानव विकास गणना हेतु, मानव विकास की गणना, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हेतु तीन सूचकों या संकेत भी आप लिख सकते हैं, संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, तीन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं मानव विकास की गणना हेतु तीन संकेतकों का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से तीन संकेत हैं जिनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला संकेत जो है वो विद्यार्थियों स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य हम ये कह सकते हैं, आप स्वास्थ्य ना लिख के हम ये कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति की औसत रूप से जीवित रहने की जो आयु होती है उसे हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। एक एक करके मैं लिख रहा हूं, ये क्या होती है जीवन प्रत्याशा, ध्यान दीजिएगा। तीन सूचकांक होते हैं। पहला जो सूचकांक है नंबर 1, यानी तीन संकेत होते हैं, सॉरी सूचकांक नहीं, तीन संकेत हैं। इन तीन संकेतकों में पहला जो संकेत है वो कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा स्तर, जीवन प्रत्याशा। ये जीवन प्रत्याशा क्या है पहला समझ लीजिएगा। देखो जीवित रहने की औसत जो उम्र होती है, जीवित रहने की औसत जो आयु होती है उसे जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन स्तर, इसे आप दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन स्तर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे दीर्घ, दीर्घ का मतलब लंबे समय तक, एवं स्वस्थ जीवन स्तर, जीवन स्तर। इसे हम अगर शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं LEI, LEI। LEI से क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। हम ये कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ये कह सकते हैं कि जीवित रहने की जो औसत आयु है, हम कितने समय तक जीवित रहेंगे, एक आशा व्यक्ति की रहती है, एक प्रत्याशा रहती है। और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो वर्तमान में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि जीवित रहने की औसत जो आयु है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। देखो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, हम ये कह सकते हैं व्यक्तियों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है, तो इसकी वजह से जीवित रहने की जो औसत आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो तीन सूचकों में पहला सूचक कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, यस LEI। दूसरे सूचक की बात करें तो दैट इज एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन। हम ये कह सकते हैं कि EI एजुकेशनल इंडेक्स, EI ज्ञान भी कह सकते हो दूसरा सूचक। दूसरा है शिक्षा, जिसे आप ज्ञान भी कह सकते हैं, ज्ञान, नॉलेज। और एजुकेशनल इंडेक्स कह सकते हो EI, शॉर्ट में कहें तो EI, एजुकेशनल इंडेक्स, ओके।
और तीसरा जो सूचक है वो भी लिख सकते हैं हम तीसरा। और ये तीसरा सूचक कौन सा है? तीसरा सूचक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमने कहा 3 सूचक है। पहला सूचक कौन सा है? जीवन प्रत्याशा। दूसरा सूचक कौन सा है? शिक्षा। और तीसरा सूचक है जीवन स्तर। जीवन स्तर, ये भी कह सकते हैं इनकम, ये भी कह सकते हैं इनकम, यानी आई इनकम इंडेक्स। जीवन स्तर तीसरा सूचक, महत्वपूर्ण सूचक है जीवन स्तर। जीवन स्तर कोष्टक में हम इनकम लिख सकते हैं आय, और यहां शॉर्ट रूप में कहें तो आई इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स, ये 3 सूचक होते हैं जिनके माध्यम से हम मानव विकास की गणना करते हैं, मानव विकास का अध्ययन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इनमें से मानव विकास की गणना के लिए कौन सा सूचक प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों 3 सूचक तो प्रयोग होंगे ही होंगे, ठीक है। तीनों में से अदर कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो 3 सूचक हैं मानव विकास की गणना के लिए। अब मानव विकास की गणना इन सूचकों के माध्यम से कैसे की जाती है, सुनिए समझिए। देखिए हमने कहा 3 सूचक प्रयोग में ले रहे हैं मानव विकास के लिए, और तीनों सूचकों में कौन कौन से सूचक हमने लिए हैं? हमने लिए हैं LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। LEI, ओके। फिर हमने कौन सा लिया? शिक्षा सूचक, जिसे हमने EI कहा, एजुकेशनल इंडेक्स। EI। फिर हमने कौन सा सूचक प्रयोग में लिया लास्ट में? इनकम इंडेक्स। II। ये 3 सूचक हम प्रयोग में ले रहे हैं। देखिए जब इन तीनों सूचकों का हम गुणोत्तर माध्य ले लेते हैं, तो इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं किसका? मानव विकास सूचकांक का। यानी मानव विकास सूचकांक का एक सूत्र आपके सामने तैयार हो जाता है, LEI इंटू EI इंटू II। ये सारा क्या है? LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है, EI क्या है? एजुकेशनल इंडेक्स है, और II क्या है? इनकम इंडेक्स है। जब हम इन तीनों का क्या ले लेते हैं? गुणोत्तर माध्य, तो एक सूत्र बन जाता है जिसे हम किसका सूत्र कहते हैं? HDI का सूत्र कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं HDI बराबर ये सूत्र। ये किसका सूत्र है? HDI मालूम करने का सूत्र है। ये HDI मालूम करने का एक सूत्र है जिसको हमने आपके सामने लिख दिया है प्यारे विद्यार्थियों। और ये सूत्र हमने किसके अनुसार बनाया? इसके जो संकेत हैं, किसके संकेत? मानव विकास को पता करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हमने ये एक सूत्र, एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिनके माध्यम से मानव विकास सूचकांक पता किया जाता है। ओके, थोड़ा हम इस सूत्र का भी पास्ट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो सन 2010 की अगर हम बात करें, सन 2010 तो 2010 से पूर्व HDI मानव विकास सूचकांक, यस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कब की बात कर रहे हैं? सन 2010 से पूर्व। जो HDI है वो समांतर माध्य के आधार पर, समांतर, यस अर्थमेटिकल मीन, समांतर माध्य के आधार पर 2010 से पूर्व HDI समांतर माध्य के आधार पर, HDI की लिख लेते हैं, या HDI समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता था, वर्तमान में ये भी क्या आप कह सकते हैं कि 2010 के बाद, वर्तमान में मैं यहां लिख देता हूं 2010 के बाद। वर्तमान में HDI गुणोत्तर माध्य के आधार पर
ज्ञात किया जाता है। ज्ञात का मतलब होता है मालूम, लिख लेते हैं, किया जाता है। यानी देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो HDI है, जिसे हम मानव विकास सूचकांक कह रहे हैं, ये मानव विकास सूचकांक कब मालूम, किसके माध्यम से मालूम किया जाता है? अगर 2010 के पहले की बात करें तो 2010 से पूर्व विद्यार्थियों को मालूम किया जाता था किसके अनुसार? समांतर माध्य के अनुसार। और अब मालूम किया जाता है किसके अनुसार? गुणोत्तर माध्य के आधार पे। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि वर्तमान में HDI की गणना किस आधार पे की जाती है? तो 3 सूचक हमने प्रयोग किए हैं और इन सूचकों के माध्यम से हमने देखा कि सूचकों का क्या निकाला जाता है? गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। और गुणोत्तर माध्य निकाल के हम पता कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक का। ओके, और ये जो मानव विकास सूचकांक है ये पता किया जाता है वर्तमान में किसके अनुसार? गुणोत्तर माध्य के अनुसार। और इसके लिए सूत्र आपने देख लिया है, LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ओके, हम ये भी कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक। EI का आप कह सकते हो एजुकेशनल इंडेक्स, जैसा कि हमने पहले लिख भी दिया था कि जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसको भी एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है मानव विकास पता करने के लिए। और तीसरा जो सूचक है वो है इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स, यस, आई। और ये आई क्या है? इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स। EI क्या है? EI एजुकेशनल इंडेक्स। एजुकेशनल इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स। और LEI क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ओके, LEI मैं यहां लिख देता हूं, LEI बराबर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ये 3 सूचक हम प्रयोग में लेते हैं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ठीक है, 3 सूचक हम प्रयोग में ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ओके, ये 3 सूचक हम प्रयोग में लेते हैं किसको पता करने के लिए? मानव विकास को पता करने के लिए। और इन तीनों सूचकों का हम निकालते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, इस गुणोत्तर माध्य के अनुसार हम पता करते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो देखिए इन सूचकों के अनुसार किसी देश की अर्थव्यवस्था, हम ये कह सकते हैं उस इन तीनों सूचकों के अनुसार अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था का जैसा प्रदर्शन होता है उसके अनुसार यहां उसे मानव विकास के मान प्रदान किए जाते हैं, मानव विकास के संबंध में मूल्य प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानव विकास के मान की बात कर रहे हैं, मानव विकास के मूल्य की बात कर रहे हैं। हमने मानव विकास के 3 सूचक देखे, अब मानव विकास के मूल्य की बात हम कर रहे हैं। यस, मानव विकास, मानव विकास के मान, मान, हम ये भी कह सकते हैं मूल्य। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अनुसार, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अनुसार अर्थव्यवस्था को मानव विकास मूल्य प्रदान किए जाते हैं। और ये मूल्य कौन प्रदान करता है? UNDP। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अनुसार, प्रदर्शन के अनुसार मानव विकास के संबंध में
मूल्य मान अंक प्रदान किए जाते हैं। ओके, यानी जैसा अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन है, जैसा अर्थव्यवस्था, हम ये कह सकते हैं अगर सुधार हुआ है अर्थव्यवस्था में तो उसके अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, और अगर अर्थव्यवस्था में स्तर गिर गया है अर्थव्यवस्था का तो उसके अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। मानव विकास के मूल्य की बात कर रहे हैं तो मानव विकास का जो मूल्य होता है, मानव विकास का जो हम कह सकते हैं जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो 0 से 1 के मध्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास का मूल्य, मानव विकास का मान, HDI मान, HDI मान 0 से 1 के मध्य होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव विकास का जो मूल्य होता है वो किस किस के मध्य होता है, 0 और 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य होता है मानव विकास का मान। ओके, यहां अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो 0 है वो मानव विकास का निम्नतम मान होता है। हम ये लिख सकते हैं निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना होता है, 0। मानव विकास का निम्नतम मान क्या है, 0। और मानव विकास का उच्चतम मान की अगर बात करें तो वो कितना होता है, उच्चतम मान, तो वो होता है 1। यस, 1, 1। मानव विकास का न्यूनतम मान क्या होता है, 0, और मानव विकास का उच्चतम मान क्या होता है, 1। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो देश या जिस देश का या जिस देश का HDI मान, जिस देश का HDI मान जिस देश का HDI मान 1 के जितना पास होगा, जितना पास होगा वह उतना ही उच्च मानव विकास वाला देश होगा। उच्च मानव विकास वाला देश होगा। ओके, कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक 1 के जितना नजदीक है तो वह उतना ही उच्च मानव विकास वाला देश होगा, और अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक का जो मान है 0 के जितना नजदीक है, 0 के जितना नजदीक है, वह उतना ही निम्न मानव विकास वाला देश होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस मानव विकास या ये मान जो है इनके अनुसार अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को मानव विकास के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास के अनुसार, मानव विकास के अनुसार, मानव विकास के अनुसार, मानव विकास के अनुसार विश्व के देशों को 4 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है,
विभाजित किया गया है। देखिए हमने ये कहा कि मानव विकास के आधार पे विश्व के देशों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया, 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। विश्व के जितने भी देश हैं, अर्थव्यवस्था का हम कहें मानव विकास के अनुसार जैसा प्रदर्शन है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था को अंक दिए गए, और इन अंकों के आधार पे विश्व के जितने भी देश हैं उनको हम ये कहें 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली जो श्रेणी है, 4 श्रेणियां यहां लिख लेता हूं, 4 श्रेणियां, यानी विश्व के देशों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया मानव विकास के अनुसार, 4 श्रेणियों में। और वो चारों श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं, कौन सी श्रेणी, नंबर 1 अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, अत्यधिक उच्च मानव विकास, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश। दूसरा श्रेणी जो बात करें उसकी, वो है उच्च मानव विकास वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश। तीसरी श्रेणी जो है वो है मध्यम मानव विकास देश, मध्यम मानव विकास वाले देश। और अंतिम और चौथी जो श्रेणी है, नंबर 4, वो है प्यारे विद्यार्थियों निम्न मानव विकास वाले देश, निम्न मानव विकास वाले देश। अब हम इनका मान देखेंगे कि ये जो 4 श्रेणियां हैं वो किस मान के आधार पे, मानव विकास के कौन कौन से मान के आधार पे 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। मैंने अभी भी कहा कि विश्व के जितने भी देश हैं, संपूर्ण देशों को मानव विकास के आधार पे 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। देखिए ये हम कहें मजाक की बातें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट प्यारे विद्यार्थियों समझ में आता है जब इसको दिमाग से समझते हैं। तो जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें आप, तो कोशिश किया करें कि इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ जाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमिक्स समझने का सबसे अच्छा फंडा होता है इस नाम को समझना, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो बिंदु पढ़ रहे हैं, उसके नाम को आप पहले समझने का प्रयास करें। जैसा कि मानव विकास में आप कह सकते हो कि अगर आपकी क्षमताएं बढ़ रही है, यस आपका चयन बढ़ रहा है, आप वस्तुओं के लिए आपके सामने अगर विकल्प बढ़ रहे हैं, या फिर हम कहें आपको जीवन जीने के अगर विकल्प बढ़ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था मानव विकास कहलाएगी। और मानव विकास के आधार पे हम ये कहें कि विश्व के देशों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। जितने हम कहें मान उन देशों को प्राप्त होते हैं, उस मान के अनुसार इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने मान वाले देशों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी देश के मानव विकास का मान जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी देश के मानव विकास सूचकांक का मान जो है वो 0.550 से कम है, 0.550, 0.550 से कम है, तो वो निम्न मानव विकास वाला देश कहलाएगा। ओके, अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 तक है, 699 तक है, अगर किसी देश के मानव विकास सूचकांक का जो मान है, हम ये कहें अलग अलग मानों के अनुसार देश को अलग अलग जो इसके विभाजन है उसमें रखा जाता है। अगर किसी देश के मानव विकास सूचकांक का मान 0.550 से कम है, तो उसे किसमें रखा जाएगा, निम्न मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में। ओके, अगर किसी देश के मानव विकास सूचकांक का मान
0.550 से 0.699 तक है, तो उसे किसमें रखा जाएगा? उसे रखा जाएगा मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में। ओके, और अगर बात करें किसी देश के मानव विकास सूचकांक का मान, ध्यान दीजिएगा 0.700 से 0.799 तक है, 0.799 तक है, तो उस देश को रखा जाएगा किसमें? उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में। और अगर इसके ऊपर अगर किसी देश का मान है तो 0.800 से ऊपर अगर किसी देश का मान है मानव विकास सूचकांक का, तो उसे रखा जाएगा किन देशों की श्रेणी में? अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में। मैं यहां लिख देता हूं से कम, और यहां होगा से अधिक, से अधिक। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक 0.800 से अधिक है, 0.800 या उससे अधिक है, तो वो देश कहलाएगा अत्यधिक उच्च मानव विकास वाला देश। ओके, अगर किसी देश के मानव विकास सूचकांक का मान 0.700 से 0.799 तक है, तो वो कहलाएगा उच्च मानव विकास वाला देश। और अगर बात करें किसी देश के मानव विकास सूचकांक का जो मान, अगर हम बात करें कि 0.500 से 0.699 तक है, तो वो कहलाएगा मध्यम मानव विकास वाला देश। और अगर किसी देश के मानव विकास HDI जो सूचकांक है, यस HDI जो इंडेक्स है, उसका मान जो है 0.500 से कम है, तो ऐसा देश कहलाएगा निम्न मानव विकास वाला देश। ओके प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इसी सूचकांक में आगे। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो भारत जो है वो किस में आता है? मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में। यस, इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया हमारा देश भारत जो है वो किस सूचकांक में आता है? मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। इसका जो मान है वो हम अभी पढ़ेंगे, 0.633 आता है भारत के मानव विकास सूचकांक का मान। ओके, अब हम देखो, मैंने कहा था कि इसकी जो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है वो हर वर्ष जारी की जाती है। अब हम 2021-22 में मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इस सूचकांक में कितने देश शामिल किए गए, इस सूचकांक को कब जारी किया गया। 2021-22 का जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक है, उसका हम अध्ययन करते हैं। थोड़ा फोकस होकर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो, जैसा कि आपको रिपोर्ट का शीर्षक दिख पा रहा है, मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट बात करें 2021-22। देखो, हमने इस सूचकांक में ये जाना कि ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक जारी कौन करता है? यस, इस सूचकांक को जारी किया जाता है UNDP द्वारा। मानव, हम कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आप कह सकते हो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी हमने बात की UNDP। और अभी अभी मैंने बताया था कि इस UNDP की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। ये जो UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक अभिकरण है UNDP। ओके, और UNDP जो है कौन सा सूचकांक जारी करता है प्यारे विद्यार्थियों? वो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, यस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2021-22 की रिपोर्ट में क्या रहा देखिएगा, इस सूचकांक का, इस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहा वो क्या रहा? मानव विकास सूचकांक। ओके, रिपोर्ट किस वर्ष को लेकर है? कौन सा संस्करण है? 2021-22 का संस्करण ये है। इसको जारी करता संस्था कौन सी है? UNDP है। जारी करने की जो तिथि है वो 8 सितंबर 2022 है, 8 सितंबर 2022। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 8 सितंबर 2022 को यह सूचकांक जारी किया गया था। किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। देखो, हर वर्ष ये सूचकांक जारी होता है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं कहूं कि अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन आती है, उस मैगजीन में आपको हर वर्ष ये आंकड़े मिल जाएंगे। इस बार 2023 का जो सूचकांक है, हम ये कहें सॉरी 2022-23 का जो सूचकांक है, वो भी सितंबर 2023 में जारी हो जाएगा। तो आप जब आपकी एग्जाम लगे तो इन नए आंकड़ों पे आपको नजर बना के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें, देखिएगा
इस रिपोर्ट का जो हम कहें विषय है वो क्या रहा, अनिश्चित समय अव्यवस्थित जिंदगियां, अनिश्चित समय अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। मैंने कहा कि देखिए 2020-21 से बात करें, 2021-22 ये ऐसे वर्ष रहे हैं जो जिनमें हम एक ये कह सकते हैं कि मानवीय त्रासदी व्यक्तियों को झेलनी पड़ी थी। और वो मानवीय त्रासदी कौन सी थी? कोरोना। एक भयंकर महामारी का समय था कोरोना। इस वर्ष में लोगों की जिंदगियां अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित का मतलब कि कोई पता नहीं था कि मनुष्य कब तक जीवित रहेगा या कौन सा मनुष्य इस भयानक महामारी की चपेट में आएगा। तो यहाँ ये जो सूचकांक जारी किया गया इसका विषय भी ऐसा ही रहा है। देखिए, और विषय क्या रहा? अनिश्चित समय अव्यवस्थित जिंदगियां, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, कि कैसे भविष्य को आकार दिया जाए अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में। तो इस सूचकांक का हम ये कहें विषय क्या रहा, बार बार इसको लेकर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो 2021-22 की HDI जो सूचकांक जारी किया गया, इस सूचकांक का विषय क्या रहा। तो आपके सामने विषय। अब बात करेंगे कि इस सूचकांक में कितने देश शामिल हुए। तो देखिए, इस सूचकांक में 191 देश यानी 191 191 देशों के लिए सूचकांक जारी किया गया था। कौन सा सूचकांक? 2021-22 वाला सूचकांक। कितने देशों के लिए? 191 देशों के लिए सूचकांक जारी किया गया था। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इस सूचकांक में कितने या इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल हुए। तो कितने देश शामिल हुए हैं? 191। कौन सी संस्था ने जारी किया? UNDP ने जारी किया है ये सूचकांक। हम आगे की बात करते हैं इसी रिपोर्ट की। तो देखिए, इस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया, कौन सा देश द्वितीय स्थान पे रहा, और इसी तरीके से हम 5 क्रम देखेंगे। ऊपर के जो टॉप के 5 क्रम है, टॉप के जो 5 देश हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे 2021-22 की ये जो रिपोर्ट रही है, 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें विभिन्न देशों की क्या स्थिति रही, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे रहता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है, स्विट्जरलैंड। और ये किस नंबर पे रहा? नंबर 1 पे रहा, नंबर 1 पे। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा, तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर पे रहता है नॉर्वे। नॉर्वे। उसके आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 यानी मानव विकास सूचकांक में नंबर 3 पे कौन सा देश रहा? आइसलैंड। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे रहा है हांगकांग, और नंबर 5 पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन्हें आप अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश कह सकते हैं। अत्यधिक उच्च, अत्यधिक उच्च, उच्च मानव विकास वाले देश, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश। देखिए, हमने कहा कि इस सूचकांक में टॉप नंबर पे हम ये कहें कि शीर्ष जो 5 देश हैं जो टॉप पे रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहले स्थान पे है विश्व का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, तीसरे नंबर की बात करें तो दैट इज आइसलैंड, और चौथे नंबर की बात करें हांगकांग, और 5वें नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि अपने आप में एक महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। अब इनके स्कोर कितने रहे हैं? देखिए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जाना कि जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर रहे, 0.800 से ऊपर रहे, वो कैसा देश होगा? अत्यधिक उच्च मानव विकास वाला देश होगा। तो यहां सभी देशों के देखिएगा आप मानव विकास जो सूचकांक स्कोर है वो कितने रहे हैं। अगर हम बात कर लें स्विट्जरलैंड की तो स्विट्जरलैंड का रहा है 0.962। ओके, ये स्कोर है मानव विकास सूचकांक का मान है स्विट्जरलैंड का 0.962। और मैंने कहा था कि जिस देश का मान है मानव विकास सूचकांक का 0.800 से ऊपर होगा वह कैसा होगा? अत्यधिक उच्च मानव विकास वाला देश होगा। और जो देश जिस देश का मानव विकास सूचकांक का मान 1 के जितना नजदीक होगा, यस 1 के जितना नजदीक होगा, वह उतना ही उच्च मानव विकास वाला देश होगा।
तो देखिए 0.962 यानी 1 के नजदीक है, इकाई के बिल्कुल नजदीक है। अगर बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक का मान रहा है 0.961। ओके, ये स्कोर रहा है। अगर बात करें हम आइसलैंड की, तो आइसलैंड का जो स्कोर रहा है वो है 0.959। अगर बात करें हम हांगकांग की, तो हांगकांग का स्कोर रहा है 0.952। और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा है 0.951। ये सारा स्कोर किस रिपोर्ट के अनुसार, हम ये कहें किस सूचकांक के अनुसार है, 2021-22। अगर बात करें एचडीआर, देखिए रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट 2021 के वर्ष पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? 2021 के वर्ष पर। इस सूचकांक का नाम क्या है? 2021-22। सूचकांक का नाम क्या है? 2021-22। किस वर्ष की रिपोर्ट पर आधारित है? 2021 की रिपोर्ट पर आधारित है। जैसा कि देखिए हमने कहा था कितने देश शामिल हैं इस रिपोर्ट में, टोटल देश शामिल है 191 देश, 191 देश। यानी इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 191 देशों के। अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में मध्यम मानव विकास वाला देश रहा है। कौन सा? मध्यम मानव विकास। हमने कहा था कि जिस देश का मान जो होगा 0.550 से लेकर हम ये कहें 0.699 तक, 0.699 तक रहता है, वो देश कैसा रहेगा? वो देश रहेगा, हम ये कह सकते हैं मध्यम मानव विकास वाला देश, 0.699। और भारत का जो मान है देखिए कितना है, 0.633। इस रिपोर्ट में भारत का जो मान रहा है वो 0.633 रहा है। तो भारत अपने आप में मध्यम मानव विकास वाला देश कहलाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि इन 191 देशों में भारत का कौन सा क्रम रहा है, भारत कौन से नंबर पे रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों भारत का क्रम रहा है 132वां। और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि HDI इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए मैं कहूं कि जब तक हो सकता है आपकी एग्जाम हो तब तक नया मानव विकास रिपोर्ट आ चुकी होगी, नई मानव विकास सूचकांक आ चुकी होगी। तो जब भी आप पढ़ें तो मैं कहता हूं कि आपको अक्टूबर मंथ की जो करंट नॉलेज की मैगजीन आती है उसमें आपको ये मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो हर वर्ष आप करंट नॉलेज पे भी नजर बना के रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ताकि करंट से जुड़े हुए आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, हमने देखा कि 132वां स्थान रहा है किसका? भारत का। किस वर्ष के मानव विकास सूचकांक में? 2021-22 के मानव विकास सूचकांक में। ओके, अगर हम ये देखें कि विभिन्न संकेतकों में भारत की स्थिति क्या रही है, देखो अभी अभी मैंने कहा था आपको कि अगर हम भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, और जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवित रहने की औसत आयु। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवित रहने की औसत आयु, जीवित रहने की औसत आयु क्या कहलाएगी? जीवन प्रत्याशा कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। यस, जीवन प्रत्याशा। जीवित रहने की जो औसत आयु होती है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। और देखिए जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, हम ये भी कह सकते हैं कि देश का, हम ये कहें आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इन आधारभूत सुविधाओं में। और इन्हीं आधारभूत सुविधाओं में अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी आती हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि देश में क्या होगा? जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। और भारत में देखिएगा आप, जीवन प्रत्याशा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन जो प्रत्याशा है वो बढ़ी है, और बढ़कर कितनी हो गई है? 67.2 वर्ष। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति औसत रूप से भारत में कितने वर्ष तक जीवित रहता है? 67.2 ईयर तक जीवित रहता है। 67.2 ईयर तक एक व्यक्ति एवरेज रूप से जीवित रहता है। ठीक है, ये जीवन प्रत्याशा है। अगर बात करें स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष की, अपेक्षित वर्ष का मतलब होता है कि एक व्यक्ति
अपेक्षित रूप से स्कूल में कितने वर्ष गुजारता है, तो वो कितने हैं 11.9 ईयर। ओके, और अगर बात करें स्कूलिंग के औसत वर्ष की, एक व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष तक स्कूल में रहता है, तो वो है 6.7 ईयर, 6.7 ईयर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज जाना है किसको, HDI को, HDI को। अब हम देखते हैं कि इस HDI में भारत की स्थिति तो हमने देख ली कि भारत का क्रम कौन सा रहा, 132वां, 132, ये भारत का क्रम है। HDI जो इंडेक्स है 2021-22 का, उसमें भारत का क्रम कौन सा रहा है, 132। कितने टोटल देश हैं, 191, 191 टोटल देश हैं, उसमें भारत का क्रम कौन सा रहा, 132वां। अगर बात करें हम कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यस, उन पड़ोसी देशों की इस सूचकांक में क्या स्थिति रही है, 2021-22 का जो HDI सूचकांक है उसमें पड़ोसी देशों की क्या स्थिति रही है उसको देखिएगा। तो जैसा कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक देश है श्रीलंका, इस श्रीलंका का इस सूचकांक की रिपोर्ट में कौन सा स्थान रहा, 73वां स्थान रहा। देखिए श्रीलंका, हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास के हिसाब से भारत से काफी आगे है, और भारत का 132वां स्थान है और श्रीलंका का कौन सा स्थान है, 73। ओके, चीन की अपने आप बात करें तो चीन एक विकसित देशों की स्थिति में आता है या विकसित देश माना जाता है, और इस सूचकांक का, या हम कहें इस सूचकांक में चीन का स्थान कौन सा रहा, 79। ओके, अगर बात करें बांग्लादेश की, जो कि भारत के हम कहें पूर्वी भाग में स्थित है बांग्लादेश, और इस सूचकांक में बांग्लादेश की अगर बात करें तो वो स्थान है 129वां। इसी सूचकांक में हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का प्यारे विद्यार्थियों स्थान कौन सा है, 143, 143वां। ओके, अगर हम देखिए हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों की, कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति रही है, तो जो म्यांमार है, जिसे पहले ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, इस सूचकांक में उस देश का स्थान रहा है 149, 149वां। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं इसी सूचकांक में, तो पाकिस्तान का स्थान कौन सा है, 161, 161वां। अफगानिस्तान जो कि भारत का ही पड़ोसी देश है, उस का कौन सा स्थान रहा है, 180वां। ये स्थान हमने देखे हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार। हम इसमें और भी कुछ देखते हैं, और वो क्या है, देखिए हम बात करते हैं कि शीर्ष 5 देश तो रहे ही, अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स देशों की, ब्रिक्स जो देश हैं, और ब्रिक्स अपने आप में एक समूह है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एक समूह है ब्रिक्स है, इन ब्रिक्स देशों की बात करें कि ब्रिक्स देशों की क्या स्थिति बनी हुई इस सूचकांक में, उससे पहले एक लाइन और है कि जो सार्क देश हैं, यस, आप दक्षेश देश भी कह सकते हो, दक्षेश, जो दक्षेश देश हैं उनमें क्या स्थिति रही है भारत की, तो उन दक्षेश देशों में हम ये कह सकते हैं, सार्क देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स देशों में, देखो ब्रिक्स जो है वो भारत सहित 5 देशों का एक समूह है, और ये 5 देश कौन कौन से आपके सामने हैं, 5 देश। इन 5 देशों में भारत की क्या स्थिति है और इन देशों की क्या स्थिति है, तो रूस, देखिए ब्रिक्स देशों में एक पहला जो देश है वो कौन सा है, रूस, और रूस का कौन सा स्थान रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 52वां, यानी हम कह सकते हैं 52वां स्थान पे है रूस। किन देशों में, ब्रिक्स देशों में। ये मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक, जो कि 8 सितंबर को जारी की गई थी 2022 में। इस सूचकांक, इस रिपोर्ट के अनुसार ये सारे क्रम दिए गए हैं। चीन का हमने स्थान देखा 79वां। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील कौन से स्थान पे है, 87वें स्थान पे। ओके, कि ब्रिक्स देशों में जो ब्राजील है, देखो बी फॉर ब्राजील ही है, बी फॉर ब्राजील है, ठीक है। ब्रिक्स देशों में जो ब्राजील है वो कौन से स्थान पे है, 87वें स्थान पे। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो कौन से स्थान पे है, 109वें स्थान पे। और अगर भारत की बात करें, यस इंडिया की बात करते हैं अगर हम, तो इंडिया कौन से स्थान पे है, 132वें स्थान पे, 132, 132वां स्थान। टोटल कितने देश हैं, 191 देश इस रिपोर्ट में शामिल किए गए थे, 191। उनमें से टॉप स्थान पे स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पे रहा था दक्षिणी सूडान। तो ये प्यारे विद्यार्थियों कुछ ऐसे हमने आंकड़े देखे हैं जो
HDI रिपोर्ट में जारी किए गए थे, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें जो UNDP जारी करती है, उस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों की स्थिति हमने देखी है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए हो सकते हैं। हमने कहा मानव विकास की रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है और आपको वहां ये आंकड़े याद करने ही होते हैं। हमने कहा था कि हम इसी के साथ में एक चीज और पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो चीज होगी हमारे, हम ये कह सकते हैं कि PQLI, यानी हम ये कह सकते हैं कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता इंडेक्स जो है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसको लेकर? इसी मानव विकास को लेकर। ठीक है, तो मानव विकास को लेकर एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो कौन सी है? PQLI। देखिए यहां दोनों अवधारणाएं साथ पढ़ी जाती हैं। मानव विकास भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है HDI, और इसी मानव विकास से जुड़ी हुई एक और अवधारणा है जिसका नाम क्या है? PQLI। हम हिंदी में कहें तो ये लिख सकते हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक या सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। आप सूचकांक भी कह सकते हैं, एक ही बात है, निर्देशांक के सूचकांक, कोई अंतर नहीं है सूचकांक। यानी ये जो PQLI है, इसके बारे में हम पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसका जो पहले आपने पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि ये जो PQLI है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसको लेकर? मानव विकास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, सुनिए समझिए इसको भी। हम इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो वो हो जाती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी ये जो जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक है, जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट रूप में PQLI कहते हैं, ये किससे जुड़ी हुई एक अवधारणा है? हम यहां लिख सकते हैं यह है मानव विकास। मानव विकास, यह है मानव विकास, मानव विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अवधारणा है। महत्वपूर्ण अवधारणा है, अवधारणा है। किससे जुड़ी हुई है? PQLI जुड़ी हुई है मानव विकास से, मानव विकास से। हाँ तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात की PQLI की, और PQLI क्या है? PQLI इसी मानव विकास जिसकी हमने
जिसको हमने HDI के तौर पे जाना है, इसी मानव विकास को लेकर या इसी मानव विकास से जुड़ी हुई एक अवधारणा है। इसकी फुल फॉर्म हमने देखी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। और ये किससे जुड़ी हुई अवधारणा है? इसी मानव विकास से जुड़ी हुई एक अवधारणा है। ध्यान से सुनिएगा। इस PQLI की अगर बात करें तो PQLI जो है, ये हम ये कहें कि एक व्यक्ति है जॉन टिनवर्जन। जॉन टिनवर्जन, PQLI जॉन टिनवर्जन, टिनवर्जन की मौलिक देन है। यानी PQLI देने वाले कौन थे? यस, जॉन टिनवर्जन, एक अर्थशास्त्री हैं जॉन टिनवर्जन। इन जॉन टिनवर्जन द्वारा 1976 में 1976 में एक अवधारणा दी गई और अवधारणा को क्या नाम दिया गया? यस, उस अवधारणा को नाम दिया गया PQLI 1976 में। 1976 में देखिए, इस अवधारणा को देने वाले तो कौन है? जॉन टिनवर्जन। लेकिन इस अवधारणा का मुख्य रूप से नाम जुड़ा हुआ है मॉरिस डी मॉरिस के साथ में। किसके साथ में? मॉरिस डी मॉरिस के। हम ये कह सकते हैं कि इस अवधारणा के विकासकर्ता जो हैं, डेवलपर जो हैं, वो कौन है? मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस, मॉरिस डी मॉरिस, मॉरिस डी मॉरिस। ये एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने किसका विकास किया? इस अवधारणा का विकास किया, जिसे हम PQLI के नाम से जानते हैं। देखिए, इस अवधारणा का हम कहें, इस अवधारणा को लेकर जो सूचकांक है, वो सूचकांक USA की एक संस्था है, एक निजी संस्था है USA की। वो कौन सी संस्था है? ओवरसीज विकास परिषद। USA की एक निजी संस्था द्वारा इस सूचकांक को लेकर आंकड़े जारी किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, इस सूचकांक का प्रतिपादन, इस सूचकांक को देने का कार्य व्यक्तिगत रूप से तो किसने किया था? जॉन टिनवर्जन ने। ये अवधारणा किसने दी? जॉन टिनवर्जन ने। इस अवधारणा को विकास किसने किया? मॉरिस डी मॉरिस ने। और हम ये कहें, इस अवधारणा को लेकर जो आंकड़े जारी करती है, वो एक संस्था है, USA की निजी संस्था है, ओवरसीज, हम ये कह सकते हैं विकास परिषद, ओवरसीज विकास परिषद। ओके, यानी आंकड़े, या ये भी कह सकते हैं सूचकांक जारी करता, जारी करता, सूचकांक जारी करता। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक निजी संस्था ओवरसीज ओवरसीज विकास परिषद, विकास परिषद। ये एक संस्था है, कहाँ की है? USA की, निजी संस्था है USA की, जिसको नाम दिया है ओवरसीज विकास परिषद। इस संस्था द्वारा PQLI को लेकर आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये जो सूचकांक है, देखिए जिस तरीके से मानव विकास सूचकांक विकास को लेकर जारी किया जाता है, उसी तरीके से ये जो सूचकांक है वो भी विकास को लेकर 3 चरों पर डिपेंड करता है। 3 चरों पर ये सूचकांक डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से चर हैं? पहला जो चर है वो है जीव, हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जीवन प्रत्याशा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उस तरीके से दूसरा जो संकेत है वो है शिशु मृत्यु दर। और तीसरा संकेत क्या है? साक्षरता। तीसरा संकेत क्या है? साक्षरता। यानी ये जो PQLI है, PQLI वो भी 3 चरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI 3 संकेतकों
हम ये भी कह सकते हैं 3 संकेतकों, हम ये भी कह सकते हैं चरों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला संकेत कौन सा है? यस, नंबर 1, या ये कह सकते हैं जन्म के समय, जन्म के समय पहला संकेत कौन सा है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। दूसरा संकेत कौन सा है? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। और तीसरा संकेत कौन सा है? यह साक्षरता। PQLI संकेत भी जो है, PQLI सूचकांक भी जो है 3 संकेतकों पर डिपेंड करता है। तीनों संकेतक आपके सामने हैं। पहला संकेत हमने कौन सा देखा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा संकेत हमने क्या देखा? दूसरा संकेत हमने देखा है शिशु मृत्यु दर, जिसे IMI भी कह सकते हैं, इनफर्टिलिटी मोर्टेलिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं। और तीसरा जो सूचकांक है, यस, वो है, जो दर है वो है साक्षरता, यस, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स, BLI। ओके, 3 संकेतों को हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दूसरा जो है IMI, इनफर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट जो है, इंडेक्स जो है। और साक्षरता का कौन सी है? BLI, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स। ये 3 हम इनके शॉर्ट रूप कह सकते हैं कि ये सूचकांक मुख्य रूप से 3 चरों पर डिपेंड करता है और तीनों चर आपके सामने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने मानव विकास को लेकर एक सूत्र तैयार किया था इन्हीं संकेतकों से माध्यम से, उसी तरीके से PQLI का भी इन्हीं संकेतकों के माध्यम से एक सूत्र तैयार होता है, जो कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा, LEI इंटू IMI। IMI से क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, इनफर्टिलिटी मोर्टिलिटी रेट इंटू IMI इंटू BLI, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स, अपॉन 3 इंटू 100। ये किसका सूत्र तैयार हो जाता है? ये सूत्र तैयार हो जाता है PQLI का। PQLI का एक सूत्र तैयार हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और वो सूत्र कौन सा है? आपके सामने है सूत्र। ये सूत्र हमने किसके माध्यम से तैयार किया? इसके जो संकेत हैं, जिन संकेतकों के माध्यम से हम किसकी गणना करते हैं? PQLI की गणना करते हैं, उन्हीं संकेतकों से हमने तैयार किया है एक सूत्र। ठीक है, जैसा कि हमने HDI का मान देखा था, HDI का मान जो था 0 से 1 के मध्य होता है। यहाँ PQLI का जो मान होता है वो 0 से 100 के मध्य होता है। ठीक है, यहाँ अलग से हम एक कोष्टक बना के लिख देते हैं PQLI के मान, अलग से कोष्टक ले लेते हैं ताकि आपके समझने में कोई परेशानी ना रहे। PQLI के मान, मूल्य भी आप कह सकते हैं मूल्य। PQLI के मान जो है 0 से लेके 100 तक इसके मूल्य रहते हैं, 0 से 100। न्यूनतम मूल्य कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, 0। और अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मान क्या है? 100। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई देश 100 की तरफ बढ़ रहा है, अगर कोई देश 100 की तरफ बढ़ रहा है या 100 की तरफ गतिशील है, 100 अंक की तरफ गतिशील है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश को PQLI के हिसाब से उच्च PQLI वाला देश कहा जाएगा, उच्च जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक वाला देश कहा जाएगा। अगर किसी देश का मान 0 के नजदीक है तो उसे निम्न भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक वाला देश कहा जाएगा। तो ये कुछ संकेत थे हमारे किसको लेकर? PQLI को लेकर।
प्यारे विद्यार्थियों यहाँ एक डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। देखो थोड़ा गौर कीजिएगा, हम जब HDI पढ़ रहे थे तो HDI में हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। HDI में शिशु मृत्यु दर की बात नहीं की थी हमने। लाइफ जो जीवन प्रत्याशा निर्देशांक होता है, जीवन प्रत्याशा की हमने जरूर बात की थी, लेकिन हमारा वहां जो शिशु मृत्यु दर है उससे कोई संबंध नहीं था। ओके, अगर हम बात करते हैं साक्षरता, तो मानव विकास सूचकांक में भी हमने साक्षरता को एक संकेत के रूप में काम में लिया था। शिक्षा या ज्ञान को कह सकते हैं या साक्षरता कह सकते हैं। यहाँ HDI का जो न्यूनतम मूल्य था वो भी 0 था, लेकिन अधिकतम मूल्य कितना था? 1 था। PQLI में थोड़ा अंतर हो गया है, PQLI में अधिकतम मूल्य कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो ये कुछ अंतर है, इनको आप याद रखिएगा। और इस तरीके से आज हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि PQLI और HDI को लेकर थी वो कंप्लीट होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।